स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के बारे में मैं क्या लिखता हूँ, देखो एक बार, व्हाट इज न्यूक्लियस। तो मैं लिखता हूँ न्यूक्लियस कंटेन, एम आई ऑडिएबल? वॉइस क्लियर आ रहा मेरा? यस सर। यस सर। यस सर। सर आज हमको कॉपी करने जाना। नहीं नहीं नहीं, कॉपी कभी भी नहीं करना है। वो पहले तो मैंने इतना सारा इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि पहले थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा था, तो मुझे लिखने में बहुत टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आज थ्योरेटिकल पार्ट का मैं इसलिए मैं खुद से ही लिख रहा हूँ आज। ठीक है, कॉपी नहीं करना आज भी, सिर्फ देखना और सुनना है। न्यूक्लियस कंटेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन except hydrogen atom which contains only proton. ठीक है, in the nucleus। इतनी बात समझ आती है? मैं बोल रहा हूं कि हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या क्या होगा? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होगा एंड प्रोटॉन होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली प्रोटॉन इज प्रेजेंट। न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है हमारे पास हाइड्रोजन एटम में, बोलो यार। यस सर। ठीक है, अब देखो मैं लिखता हूं, हमारे पास जो ऑर्डर होता है रेडियस का जो ऑर्डर होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो हमारे पास ऑर्डर होता है रेडियस न्यूक्लियस का, होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर। ऐसे में बात करूं रेडियस ऑफ एटम की रेडियस का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकता हूं। एंगस्ट्रॉम नाम सुना होगा यूनिट? नो सर। हाँ सर। नहीं सुना? नो सर। अच्छा, जिसने नहीं सुना वो देख लो इधर। एक तो होता है 1 नैनोमीटर, नैनो कैसे लिखते हैं, NaNO, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। एक होता है 1 एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर ऐसा डिग्री सा लगा देते हैं ना, ऐसा ही लिखा होता है। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे ही होता है एक हमारे पास 1 पिकोमीटर, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या, 1 PM। ये होता है 10⁻⁻12 मीटर। ऐसे एक हमारे पास होता है 1 माइक्रोमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं 1, फिर माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, देन M। ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। ऐसे एक होता है हमारे पास 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर तो सुना ही होगा, 1 मिलीमीटर जिसको बोलते हैं 1 mm। यस सर। 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है, एक होता है 1 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं 1 cm। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, कितना बोलेंगे, 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, एक होता है हमारे पास 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर जिसको बोलते हैं 1 dm। 1 dm होता है 10⁻⁻1 मीटर, या फिर मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हाँ, नैनो, पिको, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, बस इतना ही है, अभी इतना ही याद रख लो। जैसे जैसे हमारे पास नेम आगे आते जाएंगे वो हम लोग बताते जाएंगे, है ना। तो ये मैंने अलग से तुम्हें बता दिया किसके बारे में, यूनिट्स के बारे में। ठीक है, ऐसे बीच बीच में जब अलग अलग कुछ कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या टर्म्स या फिर कुछ भी यूनिट कन्वर्जन आता जाएगा, तो जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने बोला क्या, व्हाट आई सेड, न्यूक्लियस कंटेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम विच कंटेन्स ओनली प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ओके, ठीक है, आगे मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ आगे radius of the atom is 10⁻⁵ times 10⁻⁵ times the radius of
द न्यूक्लियस। ऐसा बोल सकता हूं मैं कि एटम का Yes, sir. रेडियस न्यूक्लियस का रेडियस का 10⁵ टाइम्स है, and volume of the atom is 10⁵ times the volume of nucleus। वॉल्यूम 10⁵ टाइम्स क्यों हो गया है, कोई मुझे बता सकता है? सर पाई सर आर 5 into 3 होगा सर ऊपर। पाई आर वाई? बिकॉज सर हम बोलते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हमने हमारे न्यूक्लियस या हाँ एटम सर। को स्फेरिकल शेप का माना है, या फिर मैं यहाँ से बोल सकता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। वॉल्यूम मेरा रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई अगर रेडियस 10⁵ टाइम्स है देन हम ऐसा कह सकते हैं, वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ द एटम इज 10⁵ टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। बोल सकते हैं? बोलो। हाँ सर। अब एक हम चीज बताते हैं, एक चीज मैं बताता हूं क्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को अगर मैं आर मानता हूं, आर, एक सेकंड रुको यार, मुझे लग रहा है मेरा पेन का इंक खत्म हो रहा है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ यार, पेन का इंक चेंज कर लेता हूं एक बार, रुको। हाँ वेट करो 1 मिनट। हाँ देखो इधर, मैंने बोला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है। रेडियस न्यूक्लियस अगर मेरा आर है तो रेडियस कैसे निकालूंगा मैं? न्यूक्लियस का रेडियस, ध्यान रखना मैं न्यूक्लियस के रेडियस की बात कर रहा हूं, नॉट रेडियस ऑफ एटम। क्या? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। वेयर where a is mass number, where a is mass number। मास नंबर का मतलब समझते हैं सभी लोग? बोले। यस सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके ओके ओके, where a is mass number and r naught is what? r naught is a constant। r naught is a constant, ठीक है। r naught हमारा क्या है? r naught एक कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट का वैल्यू होता है r नॉट इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻15 टू 1.4 इंटू 10⁻⁻15। 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर टू 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। r नॉट एक कांस्टेंट है, r नॉट इज अ कांस्टेंट and the value of r naught is ranging from 1.1 into 10⁻⁻15 meter to 1.1 into 10⁻⁻15 meter। r naught मेरे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.1 into 10⁻⁻15 मीटर से यहां तक हो सकती है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इसका वैल्यू 1.1 फर्मी मीटर fm, फर्मी मीटर टू 1.4 फर्मी मीटर, यहां से यहां तक मेरा r naught का वैल्यू हो सकता है। Where fermimeter is what? 1 fermimeter। 1 fermimeter बोले तो 1 fm। fm मतलब वो fm, वो सुनने वाला fm नहीं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल नहीं। 1 fermimeter is equal to 1 fm is equal to 10⁻⁻15 मीटर। एक ये वैल्यू भी हम लोग याद रख सकते हैं, जैसा थोड़ी देर पहले हमने डेसीसेंटी मिली माइक्रो बोला था, सेम वैसे ही we have one more unit conversion, fermimeter। 1 fermimeter is equal to 1 fm is equal to 10⁻⁻15 m, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं एक और चीज, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। a क्या है? a मेरा मास नंबर है, तो जैसे जैसे मेरा मास नंबर बढ़ेगा
जैसे जैसे मेरा मास नंबर बढ़ेगा मेरा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी बढ़ेगा। समझ आता है यहां तक? बोलिए। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देता हूं सभी को करने के लिए, क्वेश्चन करो और मुझे बताओ। कैलकुलेट, कैलकुलेट कैसे लिखेंगे? कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ oxygen atom, calculate radius of nucleus of oxygen atom when radius of nucleus of hydrogen atom is r। अगर हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की रेडियस r है देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम न्यूक्लियस। करो, बताओ मुझे सभी लोग। सर 2r। 2r, हो कैलकुलेशन एरर। 2 का क्यूब सर, कितना R होता है? हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। अर्णव। 16R। 2 sir, r into 2, okay, the 2 into 2 raised to power 1/3। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है। देखो सभी लोग शांति से सुने, मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो हमें पता है क्या कि रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। अब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी हमको आर गिवन है, आर इज इक्वल टू ए नॉट, ए कितना है, ए फॉर हाइड्रोजन एटम इज 1 की पावर 1/3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही मैं रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन पूरा लिख देता हूं, OXY इज इक्वल टू आर नॉट, यहाँ पे क्या होगा 16 मास नंबर होगा हमारा 16 की पावर 1/3। ये इक्वेशन नंबर 2। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन 1 से, तो क्या होगा आर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू आर नॉट 16 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय आर नॉट, ए की पावर 1/3 तो हमारा 1 की पावर 1/3 तो हमारा 1 ही होगा। यस, 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। तो आर ऑफ ऑक्सीजन क्या आया, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, आर इंटू 16 की पावर 1/3। क्या यही आएगा आंसर? बोलो। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। सर वापस एक्सप्लेन करो ना। अरे यार भाई इसमें क्या एक्सप्लेन करूं यार, इतना बेसिक न्यूमेरिकल है, बता क्या समझ नहीं आया? बोल कौन था, किसको समझ नहीं आया, वापस बोलो। सर आर ऑक्सीजन अपॉन आर क्यों किया? अरे यार दो इक्वेशन है, मैथमेटिक्स है, सिंपल। आर ऑक्सीजन को निकालना है आर की टर्म्स में, तो यही करेंगे ना। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना तो हमारे दिमाग में आना ही चाहिए करने के लिए। इतना तो हमें खुद को सोचना ही पड़ेगा ना, ठीक है, इतना हमें खुद को सोचना ही पड़ेगा। अब इसमें क्यों किया वो तो यार मैं कैसे बताऊं, मतलब सिंपल है, मैथमेटिक्स है। एक इक्वेशन में हमको ये नोन पता था, एक इक्वेशन में अननोन है, दो इक्वेशन को सॉल्व कर कर एक अननोन की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास करने के लिए। सर इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, तो मैंने नहीं, फर्दर भाभी, किया मैं- और सर खुद तो पॉइंट पॉइंट में आ रहा था इसलिए मैंने 2 बोल दिया। इतना तो अरे मेरा ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। 8 की पावर 1/3 होता है 2, 8 की पावर 1/3 2 होता है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ओके सर। ओके हम सर। लोग आगे पढ़ते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में बात करी है।
देखो एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में तुम्हें आइडिया होगा पहले से ही। एटॉमिक नंबर बोले तो Z, एटॉमिक नंबर मतलब Z, और मास नंबर बोले तो A। इनके बारे में तुम्हें पहले से आइडिया होगा, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, या फिर जो AB1 वाले बच्चे उन्होंने पहले पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में, AP2 और AC2 वालों को तो मैंने बताया है, या फिर मैं वापस से बता ही देता हूँ यार, 2 मिनट का काम है, वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो पूरा एटम को डिटेल में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या बताता है, ये हमें बताता है, एटॉमिक नंबर हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। एंड वन मोर थिंग, क्या, atomic number is also known as proton number। इतना समझ आता है? जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल बेसिक है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। Yes, किसी भी sir. एटम में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर को हम एक और नेम से हम लोग उसको जान सकते हैं, वो नेम क्या है हमारा, प्रोटॉन नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर जिसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो यहां पर मैंने बोला है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर लिखा है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, मास नंबर। इतनी बात समझ आती है? सेकंड पॉइंट लिखता हूं, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, is nearly equal to the atomic mass of that element। किसी भी एलिमेंट में जो मास नंबर होता है और जो उसका एटॉमिक मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। जैसे सपोज करो, मैं तुम्हें बताता हूं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, the mass number of hydrogen is 1 because hydrogen has only one proton, there is no neutron, ठीक है, because hydrogen has one proton, so that's why we say that the mass number of hydrogen atom is 1। but if we talk about atomic mass, then हम ये बोल सकते हैं कि atomic mass of hydrogen is not exactly equal to 1, it is equal to 1.008। तो एटॉमिक मास एंड मास नंबर एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ये बात समझ आती है? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो क्या है? नेक्स्ट टर्म है हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स के बारे में सुना होगा सभी लोगों ने। यस सर। ठीक है, मैं बता देता हूं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, having same atomic number but different mass number। तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जिसमें क्या हो, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो।
मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल वी हैव कार्बन एटम। कार्बन के अंदर हमारे पास क्या क्या है, एक तो है 12C6, एक है 14C6। तो देखो इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है 6 और 6, बट मास नंबर डिफरेंट है, एक का 12 है एक का 14 है। सेकंड फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं किसके लिए, सेकंड में बात करता हूं हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए मैं बात करता हूं, है ना, हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए मैं बात करता हूं। तो हाइड्रोजन एलिमेंट में मेरे पास टोटल 3 आइसोटोप्स है, एक तो है 1H1, एक है 2D1, एक है 3T1। ठीक है, तो तीनों में देखो, तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर। फॉर दिस मास नंबर इज 1, फॉर दिस मास नंबर इज 2, फॉर दिस मास नंबर इज 3। ठीक है ना, समझ आता है। तो ये आपस में क्या है, आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स का इतना डेफिनेशन हमें याद रखना है कि उनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, तो वो क्या होंगे, आइसोटोप। क्लियर है, बोलो। यस सर। सर एक सेकंड सर, पेज रखो ना। बोलो। सर ये डी और टी का सर फुल फॉर्म क्या था सर, डाइप्टेरियम और दूसरे का क्या था? ओके ओके, मैं लिख देता हूँ है ना। फॉर 1H1 it is protium, 1H1 is protium, 2D1 is deuterium, and 3T1 is tritium। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, यस सर। ओके। after isotopes our next term is what, isobars। have you heard about isobar? आइसोबार के बारे में सुना है तुम लोगों ने? यस सर। व्हाट इज आइसोबार? आइसोबार क्या होते हैं? Same atomic mass, Mass number. calcium and argon. Example. ओके ओके, सही है। देखो मैं लिखता हूं डेफिनेशन, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have same mass number but different atomic number। बट सर इनकी देखो जो सेम रहती है ना? क्या हुआ, सर इनकी इंटीग्रल वैल्यू सेम रहती है ना मास की? एक्चुअली मास की बात नहीं बोला मैंने, बोला सेम मास नंबर, नॉट सेम एटॉमिक मास। ठीक है, तो मास नंबर हमेशा इंटीजर वैल्यू ही होगा। आइसोटोप्स और आइसोबार्स में क्या है, आइसोटोप्स जो है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स का डेफिनेशन अपोजिट है एकदम। आइसोबार्स में बोला कि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, बट इन केस ऑफ सॉरी आइसोटोप्स में मैंने बोला कि दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एंड इन केस ऑफ आइसोबार्स व्हाट आई सेड, आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो अपोजिट डेफिनेशन है। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लिखता हूं, एक जो पॉपुलर एग्जांपल है हमारे पास वो क्या है, आर्गन एंड कैल्शियम। 40-40 दोनों का एटॉमिक मास है, सॉरी मास नंबर है, दोनों का मास नंबर सेम है 40-40, बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है, बट इन केस ऑफ कैल्शियम द एटॉमिक नंबर इज 20। तो दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट दे हैव सेम मास नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर्गन और कैल्शियम का रिलेशन क्या है, ये आपस में आइसोबार्स हैं एक दूसरे के, दे आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है? बोलो यार, एक तो कोई हाँ बोल दो। Yes, sir. यस सर।
ओके ओके Yes, ओके। sir. आइसोटोन्स के बारे में सुना है? A Yes, minus. sir. Yes, sir. क्या Same होता है? number of neutrons. Same number of ओके neutrons. ओके ओके। अब मैं लिख देता हूं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which contain same number of न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। मतलब मैं बोल सकता हूं A/Z का जो वैल्यू हो, A माइनस Z का जो वैल्यू हो वो क्या हो, सेम हो। न्यूट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, A माइनस Z का वैल्यू, यही नंबर होता है ना। न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, A Yes, माइनस sir. Z। तो A माइनस Z सेम होना चाहिए, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ 23 सोडियम 11 एंड 24 Mg12, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स है क्या? बोलिए, बताइए देख के। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में लिखता Yes. हूँ 14C6 15N7 एंड 16O8। ये तीनों एक दूसरे के Yes, sir. आइसोटोन्स है। Yes, sir. Yes. माइनस जेड, A माइनस जेड, A माइनस जेड, सभी में A माइनस जेड का वैल्यू सेम है। मतलब दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। For this A minus Z is 8, for this A minus Z is 8, for this A minus Z is 8, means all of these have 8 neutrons. Clear है? Yes, sir. Okay. Next definition है iso electronic species। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्या मतलब है? So same electrons. सेम इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो का मतलब होता है सेम। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, द स्पीशीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ electron are called isoelectronic species। क्लियर है? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं क्या, ऑक्सीजन 2 माइनस, F माइनस, Ne, सोडियम प्लस और Mg2 प्लस। मुझे बताओ ये सारी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं? अगर है तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये मुझे बताओ। सर ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सब है 10 इलेक्ट्रॉन। और 10. Sir, 10 electron. मैं बोलता हूं सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो ऑक्सीजन में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। इन फ्लोरीन ऑलरेडी कंटेन 9 इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू 1 नेगेटिव चार्ज दिस फ्लोरीन absorb 1 electron, so total number of electron in this fluorine is equal to 10। in नियोन वाले केस में हम बोल सकते हैं नियोन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। सोडियम, इन केस ऑफ सोडियम हैव टोटल नंबर ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन्स, बट सर इट डोनेट्स 1। हाँ है ना, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन केस ऑफ Mg के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन थे, बट 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव हो गया यहाँ से, या फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन इनके Yes, पास sir, बचे। got तो the सभी के point. पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या हुआ कि सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर है? यस सर। ओके 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 ओके। सर all elements would be isoelectronic। मतलब मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? ऑल एलिमेंट्स वुड बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक? Sir, because sir everyone balance their valencies, so नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जांपल देके बताओ कुछ मुझे।
सर मतलब सर किसी भी चीज को रिएक्ट करते हैं तो सर वैलेंसी बैलेंस हो ही जाता है, तो सर वो हाँ आइसो हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक ही हुए ना। नहीं नहीं नहीं, जैसे मान लो सपोज करो मैं बात करता हूँ, तुम मुझे बताओ Li प्लस और Na प्लस ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, सोच के बताओ। Li प्लस और Na प्लस, नहीं सर नहीं है। तो बस गलत हो अच्छा, गया। हाँ कैसे हो समझ गया सकता है? सर, समझा सर। समझ गया। हाँ सर, हाँ क्वेश्चन सर। लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक देखो। द नंबर ऑफ, सर हाँ बोलो। सर आपने स्पीशीज बोला तो मॉलिक्यूल्स के लिए भी अप्लाई होगा वो। हाँ, स्पीशीज एक कॉमन वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं आयन, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, एटम सभी के लिए, इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया स्पीशीज। ठीक है, समझा? यस हाँ सर। सर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in a species are equal to 18, 16, 16 respectively. ठीक है, assign proper symbol, assign proper symbol of species। जो स्पीशी होगी, इससे जो बनने वाली स्पीशीज होगी उसका प्रॉपर सिंबल असाइन करना है। बताओ मुझे क्या उसका सिंबल होगा। सर H2 H2 minus. प्लस, H2 X2 माइनस या 2 माइनस, प्लस? सर 2 माइनस। देखिए, ओके ओके ओके, सॉल्यूशन में लिख रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं तो वो कितना है? वो 16 है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो वो कितना है? वो भी 16 है। तो ए का वैल्यू यहां से आता है कितना? 16 प्लस 16 मतलब 32, और जेड का वैल्यू आता है 16। तो जेड 16 हो और ए 32 हो तो हमारे पास वो होगा कौन? सल्फर। 16 और ऊपर 32। बट यहां से अगर मैं देखूं तो सल्फर में तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन 16 होना चाहिए। बट इन दिस क्वेश्चन जो हमारे को गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है? 18, मतलब एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आया है, तो सल्फर ने एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये क्या होगा? S2 माइनस। S2 माइनस मतलब कौन है ये? सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन। क्लियर है? हाँ Is it सर। यस clear? सर, Okay, okay, okay. यस सर। Okay, one more question. Calculate total number of electrons present in 1 mole of SO4 2 minus ion। जल्दी से करो, बताओ मुझे। सर 14 इलेक्ट्रॉन्स। अरे भाई, कौन बोला है? कौन बोल रहा है 14? किसने बोला है? सर सर 16, सॉरी सर, 66 into 10 to the power 6.02 into 10 to the power minus 23। एनए की टर्म्स में मुझे आंसर बता सकते हो? एनए की टर्म्स में मुझे आंसर बता सकते 66 Na। हो? हाँ, कितना? 50 Na। 82 Na। 66 Na। 82। 50 एनए किसने बोला है? 50 एनए? सर मैंने बोला सर 50 Na। 50 Na। जा। ओके, देखो जो करेक्ट आंसर है वो तो 50 एनए ही है। करेक्ट आंसर है 50 एनए। ठीक है, तो देखो मेरा आता 48 कैसे? ने आया।
हाँ तो रॉन्ग है ना, 48 Na आया तो 50 Na आना चाहिए। तो मैं बात कैलकुलेशन करता हूँ, मिस्टेक है। हाँ तो मिस्टेक कैसे भी हो, आंसर रॉन्ग है मतलब रॉन्ग है, करेक्ट आंसर करेक्ट फुल मार्क्स थोड़ी मिलेगा इसमें। देखो हम बोलते हैं इन 1 आयन ऑफ SO4 2-, इन 1 आयन ऑफ SO4 2-, हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो 1 सल्फर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन। 16 सर 16। 16 हो गया क्या, गलत लिख दिया क्या, ओके हाँ मैंने 32 ऊपर लिख लिया। 1 सल्फर का मतलब कितना हुआ, 1 सल्फर का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, 32 इसमें होगा। 4 ऑक्सीजन का मतलब 4 into 8 मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। तो मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 SO4 2- कितने होंगे, 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से बोल सकता हूं मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NaSO4 2- आयन। 1 मोल का मतलब Na है, तो कितने होंगे 50 into Na इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? हाँ सर। यस सर, मैंने सल्फर का 14 लिया था इसीलिए रॉन्ग आ रहा था। अरे यार ऐसा सिली मिस्टेक मत करो, सिली मिस्टेक करोगे तो नहीं करना सिली मिस्टेक, ठीक है। यस सर। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास। हम लोग अभी बेसिक बेसिक बातें ही कर रहे हैं, कुछ हमने बड़ी बात अभी भी नहीं करी है। नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, हम लोग सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, चार्ज इज क्वांटाइज्ड? मतलब वो एक इंटीग्रल नंबर होता है मोस्टली। करेक्ट। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, कि जैसे मान लो हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि किसी के ऊपर +1 का चार्ज आ गया है, या किसी के ऊपर +2 का चार्ज आ गया है, या किसी के ऊपर -1 का चार्ज आ गया है, किसी के ऊपर -2 का चार्ज आ गया है। मतलब चार्ज हमेशा क्या होगा, Q इज इक्वल टू ±NE। n क्या है, n हमारा है इंटीजर, प्लस माइनस, प्लस मतलब पॉजिटिव में भी चार्ज आ सकता है, माइनस में भी चार्ज आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकता मैं किसी के ऊपर 1.5 का चार्ज आ गया है, किसी के ऊपर -2.5 का चार्ज आ गया है। चार्ज हमेशा इंटीजर के फॉर्म में आएंगे, मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऐसा कभी कोई स्पीशीज नहीं हो सकता जो 1.5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की लूजिंग या गेनिंग से ही तो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं क्या, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, इंटीजर की फॉर्म में होगा। क्लियर है? यस सर। सेकंड पॉइंट, चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स। चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये तो पता होगा पहले से ही, चार्ज दो तरह का होता है, 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव। यस। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 भी तुम्हें पहले से पता है, बट वापस से मैं लिखवा देता हूं। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड opposite charge
अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है? यस ये सर। भी पता होगा पहले से। पॉइंट नंबर 4, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर और वेक्टर का नाम सुना होगा। यस सर। Yes. तो चार्ज जो होता है मेरा, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती कि इस डायरेक्शन से +1 का चार्ज उसने लूज किया है, या फिर y डायरेक्शन से -1 का चार्ज गेन किया है, या फिर z डायरेक्शन से +3 का चार्ज लूज किया है। ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, नॉट वेक्टर। ठीक है। कूलम्स लॉ पढ़ा है सबने? कूलम्स लॉ यस सर, बट रिवाइज करना नो पड़ेगा। सर। बता देता हूँ। एक नहीं डायरेक्ट पढ़ा। हमारा फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है पढ़ा जो सर। हमें याद रखना पड़ेगा। if two charges q1 and q2 are separated by distance r, then force F between them is। अगर मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इन दोनों को मैंने r डिस्टेंस से सेपरेट किया है। अरे यार ये क्या है, मैंने इसको अनम्यूट करा है, म्यूट किया है, वापस अनम्यूट हो रहा है। सर्वेश, दो चार्ज है मेरे पास, एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इन दोनों को मैंने r डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। तो ये दोनों या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, या तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे या एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लगेगा वो क्या होगा? वो होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये है हमारा कूलम्स लॉ। ये तो पढ़ा होगा। नो सर। नहीं सर। नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में तुम लोग पढ़ लोगे। एक्चुअली ये नहीं फिजिक्स का सर। पार्ट है, बट केमिस्ट्री में यूज होगा। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया है तुम्हें कि जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है। if F is negative, then it is force of attraction। देखो अगर F की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज मेरा नेगेटिव है, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट, इफ F is positive then it is force of, क्या लिख रहा हूं मैं, repulsion। if F is negative then it is force of repulsion। सॉरी, सर अट्रैक्शन में पॉजिटिव ज्यादा होगा। फोर्स होना चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए ना। पहले मेरी बात सुन लो। मैंने बोला है अगर F नेगेटिव है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर F पॉजिटिव है तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। पॉजिटिव का मतलब या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हो। तो नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर F पॉजिटिव है मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन है, अगर F नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक K है। K का वैल्यू क्या होता है? K इज अ कांस्टेंट। K क्या है? मेरा कांस्टेंट है एक, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और यूनिट होता है क्या? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा यूनिट होता है किसका? K का। हाँ भी बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? किसी को कुछ बोलना था ना? सर हाँ हाँ बोलो। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए था ना। क्यों?
सर क्योंकि वो दोनों ज्यादा फोर्स से एक दूसरे के मतलब पास में आते हैं ना। अच्छा, रिपेल कम फोर्स से एक दूसरे से दूर जाते हैं और ज्यादा फोर्स से एक दूसरे के पास आते हैं, ऐसा? हाँ सर। ये कौन सी थ्योरी है भाई? ये कहाँ पढ़ा ऐसा? किसने पढ़ाया ऐसा? या कहाँ तुमने पढ़ा? या कैसे तुमने ऐसा सोच लिया? मैग्नेट को सोच के सोचा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास यहाँ पर चार्ज है और मैग्नेट नहीं है। और दूसरी चीज, जिस फोर्स से अगर वो रिपेल कर रहे हैं, सेम उसी फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट में भी ऐसा ही होता है। ऐसा तुम्हें लगता है कि वो अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है, रिपल्शन का फोर्स कम है, ऐसा नहीं है। और ये नेगेटिव का मतलब इसलिए क्योंकि के की वैल्यू पॉजिटिव है। के की वैल्यू पॉजिटिव है, आर स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एफ का साइन सिर्फ Q1 और Q2 के मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। और Q1 Q2 अगर अपोजिट साइन के हुए तो ही वो अट्रैक्ट करेंगे, और Q1 Q2 अपोजिट साइन के हुए तो उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा। इसलिए मैं बोलता हूं अगर F नेगेटिव है तो देन फोर्स हमारे अट्रैक्शन नेचर का होगा। और अगर Q1 Q2 सेम साइन के हुए तो मतलब उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। सेम साइन के होने का मतलब क्या है? Q1 Q2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव होगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट तक हमने लिख लिया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट की। सिक्स पॉइंट में हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे मैंने फोर्स लिखा है वैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बात कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर हो जाती है जब मेरे पास एक Q1 चार्ज Q2 चार्ज से R डिस्टेंस पर रखा है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये भी हमें याद रखना है। ये बाद में हमारे पास सारी चीजें काम आएगी, सभी चीजें डेरिवेशन में हमारे लिए यूजफुल होगी, सभी चीजें डेरिवेशन में हमारे लिए यूजफुल होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ क्या पोटेंशियल एनर्जी है डायरेक्टली फॉर्मूला है। इसमें अभी कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि ये डिराइव कैसे हुआ, इसका कहीं डेरिवेशन तुम्हें नहीं मिलने वाला। ये डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन होता है हर जगह, चाहे फिजिक्स में पढ़ लो चाहे केमिस्ट्री में पढ़ लो। दो चार्ज एक दूसरे से R डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखे हुए हैं तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, P का मतलब क्या है? P का मतलब भी मैं लिख देता हूँ, अभी मेरी आदत है शॉर्ट में लिखने की। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो उनके बीच में होगी वो होगी K Q1 Q2 बाय R। पॉइंट नंबर 7, मैं क्या बोलता हूँ? अ चार्ज पार्टिकल Q is placed, a charge particle Q is placed on a surface। ये सभी लोग है ना अपना ऑडियो म्यूट रखो, पीछे से आवाज आ रही है पता नहीं किस किस। A charge particle Q is placed on a surface of potential V। अभी देखो ये जो पॉइंट नंबर 5th 6th और 7th है ना, इसमें बहुत ज्यादा तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है। इसमें बस डायरेक्टली जो फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रख लो। ये फिजिक्स की बातें हैं, फिजिक्स में तुम लोग पढ़ोगे और उसमें भी हम लोग इतना ज्यादा नहीं बताते, इतना हमारे सिलेबस में भी नहीं है और इनका कहीं डेरिवेशन है भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूलेज है। A charge particle Q is placed on a surface of potential V, then potential energy of charge is, क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, वो चार्ज Q इंटू वोल्ट V, Q इंटू V का मल्टीप्लीकेशन हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लो ये मेरे पास पोटेंशियल की एक सरफेस है ना, इधर इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव वाला, इधर इलेक्ट्रोड है नेगेटिव वाला, ठीक है। इसके बीच में मैंने कोई Q चार्ज रख दिया है, इसके बीच में मैंने कोई Q चार्ज रखी है, तो Q चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा, तो उसके आसपास मतलब एक ऐसा रीजन है जिसमें उसको फोर्स फील हो रहा है, तो उस फोर्स की वजह से उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप होगी उसके पास, वो जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी उसके पास, वो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? Q इंटू V के इक्वल। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर V क्या है? V वोल्टेज, जो बैटरी का वोल्टेज है ना, वो पोटेंशियल प्लेस्ड ऑन ए सरफेस ऑफ पोटेंशियल V वोल्टेज है हमारा। ओके सर।
अभी बहुत सारी नई नई चीजें तुम लोग देखोगे तो कोई नहीं, एक बार देखने के बाद सब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चीज है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, सुन लो मेरी बात। इट इज एन यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली यूनिट है इसका, हमारे एनर्जी का। सेकंड पॉइंट होता क्या है, कौन सी एनर्जी है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ये होता है हमारे पास एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated from rest through potential difference of 1 volt। देखो अभी तुम्हें समझ नहीं आया होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। वापस मेरे पास क्या है, ऐसी चार्ज प्लेट्स है ना, ये प्लेट है मेरे पास, इधर कनेक्टेड है, और ऐसे ही मेरे पास एक प्लेट और है। ये पॉजिटिव प्लेट मान लो, ये नेगेटिव प्लेट मान लो। इसको मैंने V वोल्टेज से कनेक्ट किया, और V वोल्ट कौन सा है? 1 वोल्ट है। और इसके बीच में रेस्ट एक चार्ज पार्टिकल लाके रख दिया। चार्ज पार्टिकल कौन? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर लाके रख दिया, एक चार्ज पार्टिकल लाके रख दिया 1 वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस वाली प्लेट्स के बीच में। तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्सेलरेट करेगा, मूव करेगा किसकी तरफ? इस पॉजिटिव पार्टिकल्स की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो उस टाइम पर हमारे इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी डेवलप होगी, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो मेरी एनर्जी डेवलप होगी वो एनर्जी क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी मेरे इलेक्ट्रॉन के पास डेवलप होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो प्लेट्स के बीच में सर, डिस्टेंस ये- है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा? इस पे प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है, उस पे नहीं डिपेंड करेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में? नहीं करेगा। सर ये जो उसको मिली है तुम है ना, मेरी बात सोचो। एक वायर है, एक वायर तुमने कनेक्ट किया हुआ है। उस वायर को एक तो तुमने अपने हाथ में ले रखा है, और एक वायर को दूसरी तरफ से अपने सॉकेट, इलेक्ट्रिकल वो अपने क्या बोलते हैं, ये 3 पिन होती है ना, इलेक्ट्रिकल सॉकेट 3 पिन वाला, उसमें डाल दिया। ठीक है। एक वायर तो तुमने 1 मीटर का बना रखा है, और उसको तुमने दूसरी तरफ से पकड़ा, नेक्ड वायर है दूसरी तरफ से, जहां से तुमने पकड़ा है तो नेक्ड वायर है। तो तुम्हें क्या करंट लगेगा तुम्हें या नहीं लगेगा? लगेगा। जिसने डिस्टेंस वाला क्वेश्चन पूछा था कि डिस्टेंस कम है या ज्यादा, वो मुझसे बताओ, क्या उसको करंट लगेगा या नहीं लगेगा? मेरा लैग हो रहा था सर, एक बार रिपीट करोगे? अरे मैं बोल रहा हूँ, तूने एक वायर लिया, एक तरफ से वायर को थोड़ा नेक कर दिया, तूने नेक्ड वायर किया और उसको तूने हाथ में पकड़ लिया, और दूसरी तरफ से उस वायर को तूने 3 पिन से अपने इलेक्ट्रिकल अपना जो बोर्ड होता है उस 3 पिन बोर्ड में तूने पिन को डाल दिया और तूने स्विच ऑन किया, तो क्या तुझे करंट फील होगा या नहीं होगा? करंट लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों नहीं होगा? करके देखना एक बार, होता है नहीं होता? ओके सर। अरे बताओ, ओके क्या कर रहा है? करंट लगेगा या नहीं सर लगेगा? होगा। अरे जो नहीं मना कर रहा है मैं उससे पूछ रहा हूँ, जो ना बोल रहा है ना नहीं होगा। सर मुझे क्वेश्चन ही बराबर नहीं समझा। अरे यार कोई क्वेश्चन समझाओ यार इसको। जिसने होगा बोला ना, कौन बोला था, किसने बोला था होगा? सर मैंने बोला था सर, दर्श हाँ त्रिवेदी। दर्श, इसको क्वेश्चन समझा, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि तूने एक हाथ में नेकेड वायर पकड़ा है और दूसरी तरफ से उसका प्लग सॉकेट में डाला है,
और स्विच ऑन है तो तेरे को करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? बता भाई। लगेगा। लगेगा, ठीक है। अभी तेरा वायर 1 मीटर का था, अब तूने वायर को 100 मीटर का कर दिया और बहुत दूर तू चला गया, अब तेरे को करंट लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो बस डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, इनके बीच में वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमेशा फ्लो हो रही है, तो वो तो होगी होगी, उसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो मतलब इस सर्किट को तुम जैसा अपना प्रैक्टिकली तुम अज्यूम कर रहे हो ना, वैसा सर्किट नहीं होता है। ये तो बच्चों को समझाने के लिए पेन पेपर पर ऐसा हम लोग सर्किट बना देते हैं, समझ गए? एक्चुअली में ऐसा सर्किट थोड़ी होता है। सर जो ये एनर्जी डेवलप हुई वो प्लेट तक पहुंचने तक की है ना? हाँ, ये प्लेट तक जाएगा, फिर वहां पर वो एक्चुअली में स्टार्टिंग में जब हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, तब इलेक्ट्रॉन के पास एकदम से एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब जैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन स्टक हो जाएगा, एकदम स्ट्राइक करेगा हमारी पॉजिटिव चार्ज पे और वहां जाके चिपक जाएगा, तो उस टाइम पर उसको वापस वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। पहले रेस्ट में था तो पोटेंशियल, देन वो मूव किया तो काइनेटिक एनर्जी, देन वापस वो रेस्ट में है तो वापस पोटेंशियल एनर्जी। देखो अब मैं बात करता हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इंटू वोल्ट का मतलब होता है 1 वोल्ट। तो इसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं क्या लिख सकता हूं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट। सर राइटिंग बोर्ड थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो सर? ऊपर से लाइट आ रही है तो सर वो, हाँ सर बस। 1 कूलम इंटू वोल्ट, तो मैं क्या बोल सकता हूं? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? जूल्स। जूल्स। तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमें याद रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अगर मेरे पास सपोज करो, अगर मेरे पास ये चार्ज, अगर मेरे पास ये चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई क्यू चार्ज होता, कोई क्यू चार्ज होता जिसको मैंने इस V वोल्टेज में रख दिया, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती वो कितनी होती? QV। Q इंटू वी। कोई क्यू चार्ज को V वोल्टेज में अगर मैं रख देता हूं ले जाके, कोई क्यू चार्ज को V वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस की प्लेट के बीच में ले जाके रख देता हूं, तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे चार्ज पे, हमारे चार्ज पार्टिकल पे डेवलप होगी, वो होगी Q इंटू वी। क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनो। सर ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट हुई है दूसरे एनर्जी में, तो सेम रहेगा ना सर दोनों एनर्जी? क्या मैग्नीट्यूड सेम रहेगा? किसका मैग्नीट्यूड? सर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। हाँ, सेम रहेगा। एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, APPROACH, एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, है ना? इसको देख लो एक बार, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूं हम लोग करने क्या वाले हैं, मैं पहले लिख देता हूं। लिखना क्या है? एन अल्फा पार्टिकल is projected, an alpha particle is projected from infinity with velocity v alpha towards the nucleus of an atom
having towards the nucleus of an atom having atomic number Z, then find closest distance of approach। समझ में आया क्या? तुम्हें समझ आया कि मैं करना क्या है? पहले ये यस सर, बताओ। वेलोसिटी दिया है, हाँ सर, एटॉमिक हाँ नंबर सर, दिया है, डिस्टेंस फाइंड कर। अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट हो रहा है ये दिया है, तो सर डिस्टेंस फाइंड। देखो ये मेरे पास मेरा एटम है, ये एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर मेरे पास Z गिवन है। यहाँ पर मेरे पास ये अल्फा पार्टिकल है, इसको मैंने पहले से ही एनर्जी दिया है। एनर्जी कितना दिया है? ताकि इसकी वेलोसिटी v अल्फा हो जाए। इसको v अल्फा वेलोसिटी से मैंने इधर प्रोजेक्ट किया, तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ पर जाएगा, अल्फा पार्टिकल होता क्या है एक्चुअली में? अल्फा पार्टिकल है He2+ आयन, हीलियम 2+ आयन। तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना है? अल्फा पार्टिकल पर 2+ का चार्ज है, बोलिए। यस सर। यस सर। मतलब अल्फा पार्टिकल खुद एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो उसको रिपेल करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में ही पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे जैसे ये इसके पास जाएगा, जैसे जैसे इसको अप्रोच करेगा, जैसे जैसे मेरा अल्फा पार्टिकल हमारे एटम को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू दिस न्यूक्लियस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा अल्फा पार्टिकल यहाँ से वापस घूम जाएगा, यहाँ से वापस वो यू टर्न ले लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी खत्म हो गई है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी खत्म हो गई और वो यू टर्न ले लेगा। तो ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, कि कितने डिस्टेंस तक उसने अप्रोच किया, ये डिस्टेंस मुझे बताना है। सर एक डाउट है। बोलो। सर उधर तो इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, तो सर वो अट्रैक्ट भी तो करेंगे उसको, अल्फा पार्टिकल को। क्या बोल रहे हो? सर वो बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन भी तो रहेगा ना एटम में। हाँ, इलेक्ट्रॉन भी रहेगा एटम में, वो अट्रैक्ट भी तो करेगा। अट्रैक्ट करना चाहिए। सही बात है, तुम सही बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन भी है तो वो अट्रैक्ट भी करना चाहिए। बट एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है, जो मेरा डोमिनेटिंग फैक्टर है वो रिपल्शन का ही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्यों? क्योंकि जो मेरा एक तो सिंपल एटम है, तुम मुझे बताओ एक चीज कि आयनिक बॉन्ड के बारे में तुमने नाम सुना? आयनिक बॉन्ड? यस सर। यस सर तो आयनिक बॉन्ड हमेशा कैटायंस और एनायंस के बीच में बनता है या फिर न्यूट्रल स्पीशीज के बीच में बनता है? कैटायन। तो तुमने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि न्यूट्रल स्पीशीज में भी तो न्यूक्लियस है, दूसरे वाले में भी तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्यों नहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते, एक दूसरे को रिपेल कर देते? कैटायंस और एनायंस ही आयनिक बॉन्ड क्यों बना रहे? ऐसा नहीं सोचा तुमने कभी? वो लोग तो कैंसिल कर देते ना पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ सर, चार्ज नहीं होता ना। क्या कैंसिल कर देते हैं? अभी एक स्पीशीज के पास तो न्यूट्रल न्यूक्लियस है, एक स्पीशीज के पास न्यूक्लियस है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी तो अट्रैक्ट कर सकते हैं। बोलो। सर लेकिन उसके पास इनफ इलेक्ट्रॉन है जिससे उसका ऑक्टेट बन जाए। क्या? उसका ऑक्टेट बन चुका है। हाँ तो इधर भी तो हो सकता है ना वो। हाँ वो तो इधर भी हो सकता है। तो हम लोग देखो, बात समझो मेरी, ये एक्चुअली हमारे पास है क्या, जो कंप्लीट चार्ज होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। जो कंप्लीट चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करते हैं। जैसे NaCl की बात करें तो Na पर प्लस में पॉजिटिव एक कंप्लीट चार्ज है, Cl पर एक कंप्लीट चार्ज है नेगेटिव, तो वो प्लस माइनस के अट्रैक्शन को ही हम लोग कंसीडर करेंगे। हम लोग उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन उनको कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतना डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर एक कंप्लीट चार्ज है, तो इस कंप्लीट चार्ज का इस न्यूक्लियस से रिपल्शन को ही कंसीडर करेंगे। जो डोमिनेटिंग फैक्टर है हम लोग सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे
हम लोग दूसरे फैक्टर्स को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्चुअली जो हमारी 11th 12th की जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग अज्यूम करके भी चलते हैं। जैसे तुम लोग फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ोगे आगे, तो मैकेनिक्स में तुम बहुत सारी चीजें अज्यूम करोगे कि हमारी पुली मासलेस है, हमारे सरफेस फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पर एनर्जी का लॉस 0 हो रहा है। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता थोड़ी है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं है ना। तो सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी जो डोमिनेटिंग फैक्टर है उसी को कंसीडर करेंगे कि He का 2+ आयन के न्यूक्लियस से जो रिपल्शन हो रहा है, हम लोग सिर्फ उसी चीज को फोकस कर रहे हैं। एक फोकस भी तो होता है ना कि हम लोग किस चीज के ऊपर पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं। बाकी आसपास में बहुत सारी चीजें होगी, उनको हम नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं, और जो जिस चीज पर हमें फोकस करना है सिर्फ उसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे रिपल्शन का फोर्स ज्यादा होगा ना? हाँ, रिपल्शन का फोर्स हमारे लिए डोमिनेटिंग होगा, इसलिए हम लोग उसको मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो, बात समझो मेरी, ये मेरा जो मास था अल्फा पार्टिकल का वो m अल्फा मान लो, उसको v अल्फा वेलोसिटी से यहां से प्रोजेक्ट किया, तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा, फाइनली वही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। इनिशियली पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम और फाइनली पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम इक्वल होगा। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेस्ट वाले पार्टिकल की होती है, बट इनिशियली हमको v वेलोसिटी से हमने उसको प्रोजेक्ट कर दिया है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ mv²। यस सर। यस सर। फाइनल पोजीशन ये है, ये मेरी फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन पर मेरा पार्टिकल जैसे ही यहाँ पर मूव किया है, यू टर्न लिया है, तो एक टाइम ऐसा होगा कि वो रेस्ट पर आएगा। जब कोई भी पार्टिकल रेस्ट पर आता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। रेस्ट वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि वो रेस्ट में आ चुका है, उसकी वेलोसिटी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? k q1 q2 बाय r। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो यहां से मैं बोलता हूं हाफ mv², मतलब हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि मैंने mv² इस अल्फा पार्टिकल के लिए ही हमने लगाया है, क्योंकि m पार्टिकल था, इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं। बोलो। यस सर। अब देखो k डिवाइडेड बाय r तो हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है। एक चार्ज q1 है, एक चार्ज q2 है, तो q1 चार्ज कितना होगा? कोई मुझे बता सकता है? q1 मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज, वो कितना है? +2 प्लस 2e होगा। ठीक है, यस। और इसके न्यूक्लियस पर पॉजिटिव में कितना चार्ज है अगर एटॉमिक नंबर z है तो? Z प्लस Ze का चार्ज है न्यूक्लियस में अगर एटॉमिक नंबर z है तो। एक प्रोटॉन का प्लस ही चार्ज, दो प्रोटॉन का प्लस 2e चार्ज, तो टोटल z प्रोटॉन है तो प्लस में Ze चार्ज। बोलो। यस सर। तो यहां से देखो मैं अगर r का वैल्यू निकालता हूं तो r का वैल्यू क्या आता है? 4kZe² डिवाइडेड बाय m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। क्या यही मेरा r का वैल्यू आता है? यस सर। यस सर। समझ आती है बात? क्लियर है? यस सर। यस सर। बोलो यार, किसी को कोई डाउट है तो? किसी को कोई डाउट है? एनीवन? देखो, इससे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं क्या। what is the velocity of a particle
what is the velocity of a particle at distance r1? r1 क्या है? r1 is greater than r from न्यूक्लियस। मतलब मेरा अल्फा पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, एक टाइम क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच पर आएगा, मेरा अल्फा पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा है, एक टाइम क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर आएगा और मूव करके यहाँ से यू टर्न ले लेगा। बट बीच में कहीं r1 डिस्टेंस मतलब न्यूक्लियस से r1 डिस्टेंस पर है, तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये मुझे बताना है। और ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क में करके लेके आएंगे ये क्वेश्चन और मुझे बताएंगे कि r1 डिस्टेंस पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ आया? बोलो सर यार। R1 कोई भी पॉइंट sir. ले सकते हैं। हाँ, R1 मतलब ऐसा है, मैं एक बार डायग्राम से बना के बता देता हूँ। ये मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पर मेरा अल्फा पार्टिकल है जिसको v अल्फा वेलोसिटी से मैंने इधर प्रोजेक्ट किया है। सपोज करो यहाँ से यूं जाता है ये और इधर से यू टर्न लेके आ जाता है, तो ये वाला डिस्टेंस तो मैंने r माना है और ये वाला डिस्टेंस मेरा r1 है। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर वो है जहां पर उसका डिस्टेंस r1 है, तो इस डिस्टेंस पर उसका वेलोसिटी v होगा, वो कितना होगा ये मुझे बताना है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, मुझे मैसेज आया है सुशांत का कि बीच वाला पार्ट थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। तो बीच वाला पार्ट मतलब क्या एक्सप्लेन करना है? बीच वाला पार्ट मतलब कौन सा वाला पार्ट को मैं बीच वाला मानूं? जल्दी से बोलो यार। पेज के जो बीच का है, पेज के बीच में तो ये लिखा है, अभी इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? ये तो मेरा क्वेश्चन है। सुशांत जल्दी बोलो, कुछ बोला क्या इसने? सुना ही नहीं दिया मुझे तो। ओके 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 ओके। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन से हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनली। तो इनिशियली हमारे पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैंने एक्सेलरेट किया है, तो उसके पास वो इनिशियली मेरा पार्टिकल रेस्ट पर नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। जब वो मेरा पार्टिकल यहाँ पर यू टर्न लिया है, तो यू टर्न लेने वाले टाइम पर एक सेकंड के लिए वो रुकेगा। यू टर्न लेने का मतलब वो हम लोग बाइक से यू टर्न लेते हैं ना, वैसा यू टर्न नहीं है। जिस पाथ से आया है सेम उसी पाथ से वापस जाएगा। मतलब यूं गया, फिर रुका, फिर रिवर्स गियर लगेगा, फिर वापस से पीछे चला जाएगा। तो जब इसमें रिवर्स गियर लगा है, मतलब एक बार के लिए जब ये वापस अपने पाथ को रिपीट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो एक टाइम के लिए रुकेगा। तो उस टाइम पर ये हमारे पास सेम उसी इंस्टेंट पर हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी होगी k q1 q2 by r और काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि वो वहां पर रेस्ट में आ गया है। तो वेलोसिटी 0, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 by r। तो q1 मतलब पहला चार्ज अल्फा पार्टिकल जिस पर प्लस में 2e का चार्ज है, मतलब प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और ये जो न्यूक्लियस है उसमें अगर एक प्रोटॉन होता तो प्लस में e का चार्ज, 2 प्रोटॉन होते तो प्लस में 2e का चार्ज, 3 प्रोटॉन होते तो प्लस में 3e का चार्ज। एटॉमिक नंबर z है, मतलब z प्रोटॉन से तो प्लस में ze का चार्ज। दोनों को इक्वेट कर लिया और r का वैल्यू निकाल लिया। बोलो। जो आपने क्वेश्चन पूछा था लास्ट में सर, उसमें जब वो आगे आएगा थोड़ा, तो उसके पास दोनों रहेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक। यस, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बीच में बात कर रहे हैं कि वो ट्रेवलिंग के बीच में वो कहां पर है, तो पोटेंशियल काइनेटिक दोनों ही होगा हमारे पास। तो सर एक्सेलरेशन एनर्जी होगा। एक कोई एक बोलो यार, कोई एक बोले। सर वो पोटेंशियल एनर्जी में तो सर हम लोग नीचे R1 ले सकते हैं ना, जो आपने डिस्टेंस दिया था। यस, वही लेना पड़ेगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है, दिमाग लगाए क्लास के बाद। और बोलो, और किसी को कोई डाउट है? सर उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा किसमें? हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है इनिशियली। नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे इसके पास आएगा, यहाँ से रिपल्शन का फोर्स बढ़ता जाएगा। तो एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि टाइम के साथ साथ मेरा अल्फा पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है, तो वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है।
ओके सर। सर एक डाउट है। हाँ सर वो आपने जो समझाया था ना कि हमने नेग्लेक्ट किया था वो इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन फोर्स को, वो समझाइए ना। अरे उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम डायरेक्टली बस ये मान लो कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ जो मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से हम लोग रिपल्शन वाले फोर्स को ही कंसीडर कर रहे हैं। बस मैंने कुछ समझाया नहीं है उसमें, मैंने बस हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न बताया। हम लोग सिर्फ किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ न्यूक्लियस से रिपल्शन के फोर्स को ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। बस इतना मान लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके सर। क्लियर है? किसी को और कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलो फिर ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। सर। बाय सर। बाय बाय। सर आज कुछ वो मोटिवेशनल क्या? लेक्चर था, टाइमिंग क्या है? यार एक्चुअली जो तुम्हारे सेंटर इंचार्ज है, तुम ये सब बातें उनसे पूछा करो। एक्चुअली मुझे ज्यादा आइडिया रहता नहीं है, मुझे बस यही पता रहता है पढ़ाना क्या है और क्या नहीं पढ़ाना। ये सब जो दूसरी बातें है ना पढ़ाई के अलग, वो जो भी सेंटर इंचार्ज है, किस बैच में हो तुम? मुझे बैच का नाम बताओ। AB1। AB1 में है ना? तो बोरीवली पे कौन सेंटर इंचार्ज है? मुझे नाम नहीं पता, नाम बताओ। पता नहीं सर। सर वो सर मैसेज 8:45 को है। 8:45 को अरे तुमने एडमिशन जब लिया होगा यहाँ पर 11th में, तो किसी को तो कॉल किया होगा, किसी से तो मिले होंगे डायरेक्टली। आयुष सर। संगीता मैम। आयुष सर। संगीता मैम, हाँ जो भी, उपेंद्र स्मिता सर है। मैम, संगीता मैम, उपेंद्र सर, जो भी है उनसे बात करो। ठीक है ओके सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलो ठीक है फिर।